बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों से जनता अब परेशान है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं और अब आज जाकर कहीं ना कहीं एलपीजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। यानी कि एलपीजी महंगी हो चुकी है, 899 रुपये 94 पैसे के करीब हो चुके हैं। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे जनता बिल्कुल परेशान है, और जिस तरीके से लगातार महंगाई के साथ साथ जो घरों की अर्थव्यवस्था है वो चौपट होती नज़र आ रही है। मगर केंद्र सरकार बार बार राज्य सरकारों के ऊपर डाल देती है कि राज्य सरकारें राहत दे सकती हैं जनता को, मगर राज्य सरकारें हैं वो अपने दाम कम नहीं कर रही है, जीएसटी पे चार्जिंग कम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता के ऊपर दबाव पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और अब दिवाली भी आ रही है तो कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियाँ हैं वो बिल्कुल निरंतर बढ़ती नज़र आ रही है, और महंगाई जो है उनके कहीं ना कहीं घरों की बजट पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मगर लगातार महंगाई की वजह से जनता परेशान है। सरकारों को चाहिए लोगों को राहत दे, क्योंकि जिस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, निरंतर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता की परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मगर देखना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम या फिर एलपीजी और सीएनजी के दाम जो हैं वो घटेंगे या फिर जनता इसी तरीके से परेशान रहेगी। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लगातार स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया जा रहा है, और वहीं पर सिंगल यूज प्लास्टिक को भी उपयोग में न लाने की नसीहत दी जा रही है। और इस पर जिला प्रशासन लगातार जो है समय समय पर जागरूकता अभियान चला रहा है, और वहीं पर जो है चेकिंग भी की जा रही है, जिसमें विरोधात्मक कार्रवाई करते हुए समन शुल्क भी वसूला जा रहा है। वहीं पर आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सिंगल यूज प्लास्टिक को सामाजिक स्तर पर जो है एक सामाजिक सहयोग के द्वारा इसके माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है। वहीं पर डॉक्टर आराधना शुक्ला जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं, उन्होंने बताया कि हमको जो है 11,000 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक को इकट्ठा करने का एक लक्ष्य हमने लिया है, जिस पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो हर घर में हर मोहल्ले में यूज हो रही है और इसको खुलेआम सड़क पर फेंका जा रहा है, जिससे जानवर और अन्य जो है लोग जो है बीमार हो रहे हैं, समाज भी पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। ऐसे में जो है इसको हमारा एक टारगेट है कि 30 किलोग्राम एक गांव से कुल 355 गांवों से जो है इसको इकट्ठा करना है, जिसमें हम सामाजिक सहयोग की एक भावना के साथ जो है इसमें हम काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है नेहरू युवा केंद्र के द्वारा चलाया गया एक अच्छा सफल कार्यक्रम है, जिसके अंतर्गत हम जो है एक स्वच्छ भारत मिशन को हम कामयाब बना सकते हैं। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एनबी न्यूज़, अमेठी। कानपुर बर्रा निवासी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में पुलिस के द्वारा निर्ममता से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ने लगा। वहीं पर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी रोटियां सेकी, जबकि मनीष गुप्ता के जो परिवारजन थे उनकी एक मांग थी कि 50 लाख रुपया मुआवजे के रूप में, साथ ही परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी उपलब्ध करवाई जाए। ऐसे में मुख्यमंत्री का दौरा भी कानपुर में लगा था, जिसके कारण पीड़ित परिवारों को मुख्यमंत्री से मिलवाया गया, जिसके बाद से उनकी सारी मांगें मांग ली गई। वहीं जांच को गोरखपुर से कानपुर के लिए भी ट्रांसफर करवाया गया। एसआईटी की टीम गठित की गई। एसआईटी की टीम में कानपुर के आईएएस अधिकारी भी नियुक्त हुए। कानपुर में एसआईटी की टीम मनीष गुप्ता के घर पहुंची और लगभग 5 घंटे गहनता से जांच पड़ताल कर बयान दर्ज किए गए। फिलहाल पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन जो दोषी पुलिसकर्मी हैं वो अभी भी गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। जो फजलगंज का ट्रिपल मर्डर हुआ उसको बहुत तेजी से काम किया गया, उसको वर्कआउट किया गया, लेकिन अभी वो पूरा एविडेंस कलेक्शन या पूरी कहानी उसके सामने नहीं आई। ये सवाल विवेचकों के सामने भी है कि 2 लोग आते हैं और रात को रुकते हैं, परिचित व्यक्ति के यहाँ रुकते हैं और उसके बाद में एक ऐसी हृदय विदारक घटना करके वहाँ से भाग जाते हैं। उनको आसानी से और जल्दी से पुलिस पकड़ लेती है और पूरी बातें खुल जाती हैं, लेकिन मात्र थोड़े से कैश के लिए घटना की जाए, ये विवेचना अभी पूरी नहीं है। और इस संबंध में क्या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए की गई, ये कैमरा पर्सन नीलू वर्मा के साथ अनुज तिवारी, एनबी न्यूज़, कानपुर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नारायण शुक्ला जी को स्वागत किया गया है।
उत्तम आज कौशल जय विधानसभा के सराय की दिलीप के सर्वानी स्वागत 253 विधानसभा चयन के भावी प्रत्याशी अमर अहमद ने नरेश उत्तम का किया स्वागत। नरेश उत्तम ने बीजेपी को बताया कि 2022 में समाजवादी बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में जो दो से महंगाई है। नरेश उत्तम ने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं टिकट दिया जाएगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी के साथ पूरी जनता जुट चुकी है। इस बार समाजवादी सरकार बनेगी। एएनबी न्यूज़ कोसांबी। पीआरटीसी और पन बस के कच्चे मुलाजिम पिछले लंबे समय से धरने पर थे, जिसके बाद सरकार के साथ मीटिंग हुई और एक राब्ता कायम किया गया था, जिसमें सरकार की तरफ से उनको समय मांगा गया था और कच्चे मुलाजिमों उन्होंने बाकायदा 14 दिन का समय दिया था। खैर उन 14 दिनों के बीच में कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा होता है, सरकार ही बदल जाती है और उसके बाद अब पंजाब को नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी मिल चुके हैं, नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिल चुके हैं राजा वड़िंग। तो नए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर राजा वड़िंग से आज अगर हम कहें सभी कच्चे मुलाजिमों की मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी बातें दोबारा से उनसे दोहराई, जिसपे सभी कच्चे मुलाजिमों को उनसे एक आश्वासन मिला है कि उनकी सभी मांगों के ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है और जल्द से उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा, जिसमें उनकी सैलरी और कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने के मुद्दे के ऊपर चर्चा की गई है। तो वहीं अगली जानकारी ये दी गई है कच्चे मुलाजिमों से कि 12 तारीख को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी से उनकी मुलाकात करवाई जाएगी और जो सभी कच्चे मुलाजिमों को पक्का करने को लेकर जल्द से जल्द फैसला दिया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर कच्चे मुलाजिमों का। मैं रेशम सिंह गिੱਲ सूबा प्रधान पंजाब रोडवेज पन बस पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन पंजाब। सो अज की मीटिंग साडी समूह कमेटी मैंबरों के समेत ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने उन्होंने रिहायश विखे हुई आ। सो इस मीटिंग में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी ने साडे जिहड़े पिछले किए हुए वादे सी, जिन्हां विच 30% तनख्वाह वाधा, 5% हर सालाना वाधा ते नाल दी नाल जिहड़ियां तनख्वाह दी कटौतियां सी उन्होंने रद्द करने लई तुरंत आदेश जिहड़े अपने महकमे नूं दे दित्ते गए आ। सो नाल दी नाल जिहड़े अगली साडी रणनीति सी कि साडे मुलाजमां नूं पक्के कीता जावे। सो उस संबंध च ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जी वल्लों मुख्य मंत्री पंजाब नाल गल करके 12 तरीक का समा तय करवाया गया कि 12 तरीक नूं मुख्य मंत्री पंजाब नाल मीटिंग करके सारे मुलाजमां नूं पक्के करने वाली जिहड़ी गल है उस मीटिंग च तय होएगी। सो इस करके जथेबंदी वालों इत्थे पहुंची हुई टीम वालों फैसला किया गया कि जिहड़े अज दे प्रोग्राम से 4 घंटे बस स्टैंड बंद करना सी, वो प्रोग्राम पोस्टपोन किए जाते हैं। सो जिहड़ी 11 तरीक तो लैके 13 तरीक तक की हड़ताल है, उस हड़ताल का फैसला सूबा कमेटी की अगली मीटिंग में तुरंत मीटिंग रख के उस हड़ताल का फैसला असीं अगली रणनीति नाल लिखांगे। सो अज की मीटिंग में फिलहाल की घड़ी सरकार वालों सानू सार्थक हल कढ़न वास्ते भरोसा दिता गया तो वधिया तरीके नाल साडी गलबात हुई, इस करके अज दे प्रोग्राम असीं पोस्टपोन कर दित्ते। तो जैसा कि आपने सुना कि कच्चे मुलाजिमों की तरफ से 12 तारीख का समय मिला है और 12 तारीख को ही आगे कोई जानकारी आ सकती है। अभी तक खैर कच्चे मुलाजिमों से कोई नई कॉल नहीं दी गई है और वो 12 तारीख की मीटिंग का वेट कर रहे हैं। पर अगर 12 तारीख की मीटिंग में उनको प्रॉपर आश्वासन नहीं मिलता है या फिर जितने ही वादे किए हैं अगर वो पूरे होते नहीं लगते हैं तो फिर से कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। चंडीगढ़ से अमित कुमार, एएनबी न्यूज़। जैसे कि हम बात कर लें जनपद जालौन के मुख्यालय औरई के डीपीआरओ कार्यालय की, तो वहां पर आज वहां के कर्मचारियों ने डीपीआरओ के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं जब हमने वहां के कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि आए दिन डीपीआरओ हमारे ऊपर तानाशाही करके अभद्र भाषा का प्रयोग करता है और हम अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम जिला लेवल पर इस प्रदर्शन को ले जाएंगे। वहीं जब हमने वहां के डीपीआरओ से बात की तो उन्होंने बताया कि बस हम अपने कर्मचारियों को काम को लेकर चेतावनी देते हैं। इस तरह का बर्ताव चल रहा है इनका, तो उन सबको देखते हुए मैं आज वार्ता कर रहा हूँ। अगर समस्या निपटती है तब ठीक है, नहीं हम अपने पूरे ज़िले से आंदोलन को इस भट्टे पर ले आ देंगे। डीपीआरओ साहब का रवैया कैसा है कर्मचारियों की? डीपीआरओ साहब का अभी खैर हम लोग ज़्यादा आए हुए नहीं हुए हैं, 2-2.5 महीने। आज पहली बार इन लोगों ने मुझे आह्वान किया है कि अध्यक्ष जी हमारे साथ गुस्ताखी की जा रही है, आप आइए और हमारे हौसला को। एएनबी न्यूज़ मैंगराजपुर जालौन। कौन कहता है कि मुस्लिम समाज में हिंदू देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा नहीं होती? अगर आपका ऐसा सोचना है तो ये सरासर गलत है। झांसी नगरी में
एक ऐसा युवक है जो नवरात्रि में अपने ही हाथों से देवी देवताओं की मूर्ति को बनाता है। ये कार्य वह इसलिए नहीं करता कि वह इस कार्य को करने से पैसा कमाए, लेकिन वह कार्य इसलिए करता है कि वह हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने के लिए कार्य करता है। ये युवक अपने पूर्वजों से ये काम सीखा है और वह हिंदू देवी देवताओं का त्यौहार भी बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। लगभग 20 साल से मूर्ति बना रहा हूँ। उससे पहले मैं अपने पापा के साथ काम करता था, उन्हीं से सीखी है मैंने, वही मेरे गुरु थे। और 2012 में उनके इंतकाल के बाद मैंने ही बनाना भी मूर्ति सीखा। हमारे परिवार में काम होता था, हमारे वाले साहब काम करते थे, वो भी मूर्ति बनाते थे। लगभग उन्होंने 45 साल मूर्ति बनाई है और उन्हीं के साथ काम करते। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज़, झांसी। देवरिया जिले में बरसात के चलते अभी भी आधे घरों में पानी लगा हुआ है। लोगों के लिए मुसीबत भरी बरसात आती है और नगरपालिका की उदासीनता दिखती है। जी हम बता दें, 5 दिन पहले हुई जोरदार बारिश के बाद अभी भी लोगों के घरों में और मुख्य सड़कों पर भी पानी जमा है, ऑफिसों में भी जमा है। लेकिन नगरपालिका इसका सूद लेने को तैयार नहीं है, उस पर कोई कार्रवाई के लिए तैयार नहीं है। जो लोग विवश हैं, जिनके घर में कोई व्यवस्था नहीं है, वो लोग ट्यूबवेल लगाकर और किसी तरफ पानी निकाल रहे हैं। जो 5-5 दिन से ट्यूबवेल चल रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल पा रहा है। तो निश्चित तौर से देखा जा रहा है कि नगरपालिका पूरी तरह से उदासीनता अपना यहाँ दिखा रहा है कि शहर के लोग पानी में हो या सूखे में हो, उनको कुछ नहीं लेना देना, गंदगी से कुछ नहीं लेना देना। जो जल जनित बीमारियां हैं फैलने का खतरा है। लेकिन तब भी कोई अधिकारी या नगरपालिका के लोग नहीं सोच रहे हैं कि जब घरों में पानी लगे हैं तो उसके लिए कोई निकास की व्यवस्था की जाए 4 दिन बीतने के बाद भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी आप सीधा देख सकते हैं, इंदिरा नगर में, उमा नगर में, आप सीधे स्टेडियम के बगल वाली सड़क, हॉस्पिटल में, कोतवाली में, पुलिस ऑफिस जो है, यहाँ का पुलिस दफ्तर है, वहाँ भी पानी लगा है। सरकारी बिल्डिंगों के नीचे पानी लगे हैं। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार जो नगरपालिका के लोग हैं, उनकी आंखें बंद हैं और कोई इस पर योजना नहीं है। आखिर ऐसे जब जनता को सुविधा मिलेगी नगर में रहने का, तो जनता क्या ऐसी सुविधा को कहेगी। जी हाँ, बिल्कुल जनता के अधिकारों का यहाँ पर एक तरह से देखा जा रहा है तो अनदेखी की जा रही है और लोग बरसात होने से ही डर जा रहे हैं कब उनके घर में पानी जाए, कब सड़क के कीड़े और गंदगी चला जाए। लेकिन लोग उसी में किस तरह सामना कर रहे हैं, खुद पानी निकाल रहे हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, NB न्यूज़। आज बिजनौर कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक धरना दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों की हत्या हुई है उसके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। अगर प्रियंका गांधी को रिहा नहीं किया जाता है या उस किसानों के दोषियों को पकड़ा नहीं जाता है तो जेल भरो आंदोलन व आत्महत्या की चेतावनी दी है। ANB न्यूज़ से गुड्डू भारती, बिजनौर। शारदीय नवरात्र प्रारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि मां विंध्यवासिनी के धाम में लगने वाले मेले को लेकर प्रशासन द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि मेले को 8 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। हजारों की संख्या में भारी फोर्स तैनात की गई है। मेले में चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। मेला की दृष्टि से देखते हुए, चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे घाट हो, आपको बता दें कि मेले की निगरानी CCTV और ड्रोन कैमरे से की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं मां विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन पूजन करने के लिए। देखिए, हर बार की तरह यहाँ नवरात्रि की तैयारियाँ जिस हिसाब से जिस विभाग के लोग जो करते थे वो तो करने की ड्यूटी है ही, परंतु चूँकि इस बीच कॉरिडोर को चौड़ा करने का कार्य किया गया है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब गंदगी और मलबों की स्थिति कुछ ज़्यादा थी क्योंकि मकानों को तोड़ा गया था। अब उन्हें साफ़ करा दिया गया है। इसके अलावा PWD विभाग के द्वारा और हमारे जल निगम के द्वारा, ईओ नगर पालिका के द्वारा, जिला पंचायत, नगर पंचायत सभी के द्वारा यहाँ पर
जो भी साफ़ सफाई है, यात्री सुविधाओं को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है, पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा घाटों की तरफ साफ़ सफाई करा करके अस्थायी शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। मिर्जापुर से एएनबी न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। देश का सबसे चर्चित धारावाहिक रामायण में रावण की किरदार की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी की मंगलवार रात हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह जानकारी खुद रामायण में राम की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविल ने ट्वीट कर दी। अरुण गोविल ने बताया कि निजी जिंदगी में बेहद सरल स्वभाव के अरविंद त्रिवेदी थे और उनके जाने से देश की सबसे बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि लगातार काफी समय से अरविंद त्रिवेदी बीमार थे और हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अचानक उनकी मौत हो गई। उनकी उम्र 82 साल बताई जा रही है। दरअसल आखिरी बार वह 1996 में बीजेपी की तरफ से सांसद भी रहे और 2020 में उनकी आखिरी बार तस्वीरें घर घर देखी गई। मुंबई सहित पूरे देश में जब लॉकडाउन लगा था, उस दौरान भारत सरकार के आदेश के बाद एक बार फिर से दूरदर्शन चैनल पर रामायण को प्रसारित किया गया था। इस दौरान खूब चर्चा में रही रामायण। आपको बता दें कि अंतिम संस्कार में शिरकत किए हुए लक्ष्मण की भूमिका निभाने वाले समीर ने भी बताया है कि दरअसल रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी बेहद ही सरल स्वभाव के थे और बहुत अच्छे इंसान थे। ऐसा किरदार निभाने वाला इस धरती पर दूसरा रावण पैदा नहीं हो सकता। फिलहाल इसी तरह से सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका चिल्किया ने भी कहा है कि रावण की भूमिका निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी बेहद सच्चे इंसान थे और वह राम भक्त थे, लेकिन उनके जाने से बेहद दुख हुआ। उनके परिवार के संतप्त परिवार को बेहद सुख और शांति मिले। लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि निजी जिंदगी में राम भक्त रावण लगातार कोशिश कर रहे थे वह लोगों से मिल ले। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि लगभग 1 साल से वह रावण से मिलना चाहती थी, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा अंतिम संस्कार के दौरान वह शमशान भूमि पर पहुंची थी और मीडिया से बात की। आपको बता दें कि लगातार 300 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले अरविंद त्रिवेदी काफी चर्चित रहे, लेकिन रामायण के दौरान उनकी सीरियल में काम करने की जो दशा थी वो बेहद सराहनीय थी। लोग उनकी सराहना करते थे। आपको बता दें कि अरविंद त्रिवेदी बेहद ही सरल स्वभाव के और काफी अच्छे इंसान थे। उनके चले जाने से धारावाहिक सीरियल में काफी लोग उनको याद करेंगे। यही आपको बता दें कि पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर जानकारी दी कि किस तरह से उनका किरदार रहा, किस तरह से पूरा देश आज उनको याद कर रहा है। अरविंद भाई बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे कलाकार थे और मैं 1 साल से यही कोशिश में थी कि मैं उनको जाकर मिलूं, क्योंकि बहुत समय से नहीं मुलाकात हुई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उनको देख नहीं पाई और अभी भी यहाँ पे मैं हूँ, लेकिन दर्शन नहीं मिला मुझे। लेकिन मैं जानती हूँ अरविंद भाई जहाँ पे भी होंगे खुश होंगे एंड उनकी आत्मा को ज़रूर भगवान शांति देंगे। एंड एक बहुत अच्छे इंसान और एक अच्छे कलाकार को। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, एनबी न्यूज। ललितपुर जनपद चुरा में रंजिश की जो घटना है थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी घटना ललितपुर जनपद के थाना नारायण अंतर्गत ग्राम नया गाँव की है, जहाँ पर दबंगों ने पीड़ित व्यक्ति से जमकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जो पीड़ित व्यक्ति है नाट थाने न्याय की गुहार लगाने पहुंचा, तो वहां पर थानेदार ने जो दबंग लोग हैं उनके साथ छोटी सी धाराओं में चालान कर दिया। इसके बावजूद भी उसके साथ दबंगों ने मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित व्यक्ति को न्याय की गुहार लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक के पास जाना पड़ा। यहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए न्याय दिलाने की बात कही। साथ ही अब देख रहे हैं कि जहाँ योगी सरकार लगातार पुलिस के लिए कड़ी संदेश दे रही है कि हमारी सरकार की छवि है खराब न हो, तो वही ललितपुर जनपद में पुलिस जो है लगातार सरकार की छवि खराब कर रही है। सर ये मामला है कि जो हमारे साथ इन 3-4 लोगों ने बैठे थे, हम आने के में हमको बहुत पीटा, तो हमने थाने में गए सर, जो रिपोर्ट लगवाई हमने। नया गाँव आए, उनको पकड़ा, उनने उठाया और कुछ नहीं किया, उनके साथ कार्रवाई और थोड़ी हल्की धारा लगा के उनको जमानत पे छोड़ दिए गए और हम बहुत परेशान हैं। ये ठाकुर ने सर ललितपुर जनपद से कैमरा पर्सन के साथ नीतीश कुमार, एनबी न्यूज। जिला
कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी से बंधुता और नज़रबंद किए जाने के मामले को लेकर 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में पुलिस द्वारा प्रियंका गांधी को रोके जाने के बाद नज़रबंद कर दिया गया है। नज़रबंद किए जाने से विरोध में आज कांग्रेसी जब जिलाधिकारी कार्यालय गिरफ्तारी देने जा रहे थे तो कलेक्ट्रेट गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने कांग्रेस को अंदर जाने से रोक लिया। पुलिस के रोके जाने पर कांग्रेसी और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई है। कलेक्ट्रेट में घुसने पर रोक जाने से आक्रोशित कांग्रेसियों ने जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया है। हमीरपुर से सीलू निषाद, ANB न्यूज़। हाथरस में शॉर्ट सर्किट के चलते एक डिब्बा फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र के पर एक डिब्बा फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं सूचना पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। पूरी घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के तरपरा रोड की है, जहां अभी तक फैक्ट्री में हुए नुकसान के आकलन नहीं लग पाया है। जय किशोर कुशवाहा, ANB न्यूज़, हाथरस। मौजूदा समय में साइबर अपराध समाज व पुलिस दोनों के लिए चुनौती बनता जा रहा है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के DGP ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजन करने का फैसला किया है। आज उसी क्रम में रायबरेली के पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने छात्रों से साइबर अपराध को लेकर के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध को रोकने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। जागरूकता से ही साइबर अपराध को रोका जा सकता है। अब हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा। महोदय के पहल पर प्रत्येक महीने के प्रथम वेडनेसडे को साइबर क्राइम से संबंधित जागरूकता का अभियान प्रदेश भर में चलाया जा रहा है। इसके क्रम में आज यहाँ रायबरेली में SJS स्कूल में आकर बच्चों से संवाद स्थापित किया गया। उनको साइबर क्राइम से बचने के जो उपाय हैं उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ क्या क्या उन्हें सावधानी बरतनी है, सतर्कता बरतनी है, इसके बारे में बताया गया। कैमरा पर्सन पवन के साथ अमर प्रताप सिंह, ANB न्यूज़, रायबरेली।